देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आजकल बहुत सिंक्रोनाइजेशन का जमाना है। आप सोशल साइट्स पे रहते हैं, आप मोबाइल यूज करते हैं, आप कंप्यूटर यूज करते हैं, आप सिंक्रोनाइज करते हैं। किसके साथ सिंक है आपका मोबाइल? क्यों साहब? गूगल के साथ ना? क्यों भाई? है ना? मित्रों, थोड़ा सा गूगल से हटके कुछ दूसरी तरफ सिंक्रोनाइज करिए अपने जीवन को। आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा, आपका जीवन बदलने लगेगा। आपका जो क्रम बना हुआ उसमें थोड़े से परिवर्तन की आवश्यकता है। इसलिए मित्रों, हमको बहुत गंभीरता से विचार करना होगा इस देश के विषय में। जब हम यौवन की बात करते हैं तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि भारत के विषय में इतनी बात क्यों की जा रही है। आप सब जानते हैं, बार बार सुनते हैं, हर समाचार पत्र में, राजनेताओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से आप बार बार सुनते हैं कि यह देश सबसे जवान देश है दुनिया का। हमारी औसत उम्र लगभग 29 साल है भारतवर्ष की, जबकि चीन 37 साल का है, अमेरिका 45 साल का है, यूरोप और जापान 48 साल के हैं। मित्रों, भारत जवानी से लदा हुआ है। 65% लोग वो है जिनकी उम्र 35 साल तक की है। अगर आप संख्या गिनेंगे तो लगभग 80 करोड़ लोग हैं। और आप किसी रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो एक बड़ी रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा था कि भारत में वर्क फोर्स 91 करोड़ लोगों की वर्क फोर्स है, काम करने वाले लोग हैं। मित्रों, जरा विचार करो, जो देश यौवन से लदा हो तो दो में से एक बात सत्य हो सकती है। या तो युवा होगा, आप किसी घर को झांक कर देखिए जिस घर में 4 जवान बच्चे हों, आपको वहां गरीबी नहीं दिखेगी। आपकी बहन बेटियों पर वहां कोई दृष्टि डालता नहीं दिखेगा, कोई चोर उस तरह सैन लगाने की कोशिश नहीं करेगा। किसी तरह की परम परेशानियां आपको उस घर में दिखाई नहीं देंगी, मुसीबतें दिखाई नहीं देंगी। मित्रों, जवानी जहां होती है उसका मकसद ही है, जिस क्षेत्र में जवानी खिलती है वहां सुख और शांति और समृद्धि का वातावरण होता है। पर पता नहीं क्या हो गया है देश की जवानी को, होने को 65% युवा लोग, पर देश में फिर भी गरीबी है। पता है, आज भी हम गरीबी की रेखा का मापन कर रहे हैं। यह देश जो कभी सोने की चिड़िया देश था, जिसके किसी एक राज्य की नहीं कहता मैं, एक नगर सूरत की संपदा इतनी थी कि यूरोप के सारे नगरों की संपदा को इकट्ठा कर लो तब भी सूरत से संपदा कम दिखाई दे। यह देश ऐसा सोने की चिड़िया देश, मित्रों, आप कल्पना नहीं कर सकते, आप विचार नहीं कर सकते। वह देश गरीब देश हो, आज भी कटोरा लेकर के बाहर से इमदाद मांगते हुए नजर आते हो। मित्रों, बड़ा समझ में नहीं आता ये विसंगति है क्या। जो देश ज्ञान में जगत गुरु रहा हो वो आज भी 26% अंगूठा लगा रहा हो, ऐसा देश, ये कल्पना से परे बात है। मित्रों, जो देश अपने किसी भी कर्मकांड के शुभारंभ में पवित्रता का मंत्र पढ़ता हो, अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा, जो सर्वत्र पवित्रता का संदेश दे रहा हो, उसका गांव गांव गली गली गंदगी से भरा हो, ये बात समझ में नहीं आती। मित्रों, जो देश कभी वृक्षों की नदियों की पूजा करता हो, जो माता कहता हो धरती को, माता धरती पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती मेरी मां है, मैं इसका पुत्र हूं, ऐसा वनों का रक्षक देश, वनों में देवताओं को देखने वाला देश, नदियों में माताओं का दर्शन करने वाले देश की नदियां प्रदूषित हों, गंगा जैसी पावन नदी, यमुना जैसी नदी आज नाले के रूप में आपकी दिल्ली में बह रही हो। मित्रों, ये बात समझ में नहीं आती। ये बात हमारी समझ से परे है कि हम प्रकृति के पूजक लोग अचानक कैसे प्रकृति के प्रदूषण में घिरे हुए हैं। इसलिए विचारणीय विषय है मित्रों, हम सबको चर्चा करनी पड़ेगी, ये सोचना पड़ेगा कहीं कोई गलती हो रही है, और गलती हो रही है तो कोई एक संगठन ऐसा खड़ा करना पड़ेगा जो भीतर बाहर से पवित्र हो। अभी भाई हमारे बहुत सुंदर बात कह रहे थे, गोपाल जी ने कहा कि यहां सिर्फ भीतर और बाहर एक ही चीज है, पवित्रता, एक ही चीज है, प्रामाणिकता। इस गायत्री परिवार में कहीं आपको दूसरी बात दिखाई नहीं देगी। यहां कोई अंडरहैंड, कोई भीतर का विचार नहीं है, जो बात है वो सब आपके सामने है, और इतनी पवित्र है, इतनी त्यागपूर्ण है, इतनी चरित्रवान है कि जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते। मित्रों, इसलिए मित्रों, बड़ी बात यही है कि ये सब हो रहा है तो एक कोई ऐसे आदमी की आवश्यकता है, एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो सही दिशा दे सके। यूं तो युवाओं को खींचने वाले अपनी ओर आज दुनिया में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। आप जरा दृष्टि करना, बहुत बड़ा ग्रुप हमारा राजनीतिक है, जो राजनेता हमारे देश के यौवन को अपने फेवर में लेना चाहता है। क्यों? आप बताओ, युवाओं के विकास के लिए या उनके चुनाव में विजयश्री प्राप्त करने और पद प्राप्त करने और मंत्री पद प्राप्त करने के लिए? किसके लिए? है ना?
कोई भी मंत्री आपको अगर आपको आकर्षित कर रहा है तो उसका अपना एक स्वार्थ है, अपना एक मोटिव है जिसके लिए वो आपको लेना चाहता है। उसका आपके विकास से कोई लेना देना नहीं। एक वर्ग दिखाई देता है आतंकवादियों का। आप कश्मीर में जाइए, पत्थर मारने वाले लोग, जिनको पत्थर तराशने का काम करता था वो पत्थर मार रहे हैं। ये पत्थर बांधने वाले जवान लोग हैं और इनके संगठन जो इनको एकत्रित कर रहे हैं, प्रेरणा भर रहे हैं, इनका कोई अपना राष्ट्रीय हित है? ये युवाओं के कल्याण की बात सोचते हैं, जीवन नष्ट कर देना चाहते हैं। यदि किसी मल्टीनेशनल में आप जाकर के झांक कर देखिए, 18-18 घंटे हमारे बच्चों से काम करा रहा है ये संगठन। क्या प्रयोजन है इसका? युवाओं का विकास? अरे 4 रुपए महंगे ज्यादा फेंकते हैं मित्रों। हम कभी 200 साल पहले भी बिके थे, जब हमको गुलामों के रूप में खरीद करके लोग छोटे छोटे टापुओं पर ले गए, गन्ने की खेतियां करना और नाना प्रकार के कृषि और उद्योग खड़े करना और हंटर मार करके रोटी के बदले काम कराने का क्रम था। मित्रों, आज थोड़ी सी बात बढ़ गई है, रोटी के साथ में कुछ साधन सुविधाएं दे रहे हैं, पैसे ज्यादा बढ़ गए हैं, बाकी गुलामी से अच्छी कोई मनस्थिति उनकी नहीं है। आज भी वो हमारे युवाओं को इसलिए आकर्षित करते हैं, आपके कैंपस में आते हैं, आपका कैंपस सिलेक्शन करते हैं और ज्यादा पैसा आपको आकर्षित करते हैं कि आपका शोषण कर लिया जाए। आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके स्वास्थ्य से उनको कोई लेना देना नहीं। मित्रों, शोषण का ये कुचक्र पूरे देश में, पूरी दुनिया में चल रहा है। भारत का यौवन भी उसी कुचक्र की चपेट में। कुछ ऐसे लोग धर्म क्षेत्र में भी दिखाई देते हैं जो आपको आकर्षित करते हैं, कान फूंकते हैं, माला कंठी पहनाते हैं और बाद में पता लगा वो जेल में चले जाते हैं, आप भ्रम में फंस जाते हैं, कहां जाऊं। बहुत समस्या है देश के सामने मित्रों, एक अच्छे आदर्श की समस्या है देश के सामने। एक हर बच्चे के लिए आज एक बड़े आदर्श की कमी दिखाई देती है। ना कोई विवेकानंद दिखाई देता है, ना कोई रामतीर्थ दिखाई देता है, ना कोई शिवाजी दिखाई देते हैं, ना कोई चाणक्य दिखाई देता है। मित्रों, एक बड़ी समस्या है देश के सामने कि आखिर कहां से खोजा जाए। बच्चे हमारे ढूंढ खोज करके अपना आदर्श चुन लेते किसी खिलाड़ी को। क्यों साहब, कौन है? तो धोनी का फैन हूं मैं। बहुत सुंदर, तू धोनी का फैन, धोनी हवा खाएगा, तू फैन के समान घूमना। क्यों भाई, चक्कर काट रहा है। हमारा युवा चक्कर काटते काटते घन चक्कर बन जाता है। किसी कमर हिलाने वाले को अपना आदर्श बना लेता है, किसी राजनेता के जगह, या किसी राजनेता को किसी अभिनेता को। मित्रों, आदर्श का अभाव आज हमारे यौवन को भटका रहा है। इसलिए आज एक बड़ी आवश्यकता है कि एक महान संगठन, एक महान शक्ति, एक महान विचारधारा की जरूरत। भाई गोपाल कह रहे थे कि अब क्रांति होगी, मनीष जी कह रहे थे अब क्रांति होगी, तो सिर्फ एक क्रांति की आवश्यकता है और उस क्रांति का नाम है विचार क्रांति। मित्रों, इसमें व्यक्ति नहीं, इस क्रांति में व्यक्ति नहीं, विचार प्रधान है, याद रखिएगा। और विचार कभी भी प्रदूषित नहीं होता। यह वेद का वो विचार है जिसने अनादिकाल से आज तक की व्यवस्थाएं दी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आप आजकल बिग बैंग थ्योरी के विषय में पढ़ते हैं, पर आपको पता है ऋग्वेद का नारदी सूक्त पढ़िए आप कभी, आप पढ़ेंगे तो बिग बैंग थ्योरी के बाप है वो। उसने प्रकृति के पूर्व कौन था? धरती भी नहीं थी, आकाश भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था, यह भी नहीं था। वर्णन आता है क्या था? एक शक्ति थी, एक स्थिर परमात्मा था, उससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। आप उस सूक्त को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मित्रों, ऐसा एक विचार चाहिए पवित्र। और मैं कहता हूं दुनिया की सबसे पहली पुस्तक कौन? यस, ऋग्वेद। याद रखो, स्मरण रखना, दुनिया का सबसे पहले पुस्तक कौन सी? ऋग्वेद है मित्रों। सबसे पहली पुस्तक, ज्ञान का अगाध भंडार, जिसकी कोई न सीमा है, ना ऊपर न नीचे, कहीं दिखाई नहीं देता। अनंत विस्तार है उस ज्ञान का। ऐसे ज्ञान के स्रोत हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे दर्शन, हमारा वेदांत इन चीजों की व्याख्या करता रहा है। मित्रों, इस विचार की आवश्यकता है यौवन को आज। इसलिए गुरुदेव ने जब विचार क्रांति की बात की तो विचार क्रांति का प्रतीक उनने एक मशाल बनाई। ये विचार क्रांति की मशाल है, ये धधकती ज्वाल है जो हर हृदय में जगनी चाहिए, हर युवा के मन में यह प्रकट होनी चाहिए, हर स्थान पर प्रकट हो, हर संगठन में प्रकट हो, ऐसा सपना देखा मित्रों। इसलिए मित्रों, आज बड़ी जरूरत है एक विचार क्रांति की, एक पवित्र विचार की। और वो पवित्र विचार गायत्री परिवार के पास है मित्रों, जहां कोई स्वार्थ नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई पाखंड नहीं। पूरी तरह डॉक्टर बैठे हुए हैं, ओपी शर्मा साहब, पूरा जीवन वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर निकल गया। आप अभी सुनेंगे उनको किस तरह विज्ञान और अध्यात्म परस्पर समन्वित हैं, पूरक हैं, यहां कोई विभेद नहीं। पूरी वैज्ञानिकता के साथ, पूरी प्रगतिशीलता के साथ में
किसी दर्शन को, किसी ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। मित्रों, इसलिए एक बड़े विचार के साथ में गायत्री परिवार ने इस महान आंदोलन को प्रारंभ किया है कि यौवन को एक सच्ची दिशा और सार्थक दिशा दी जाए, यौवन को सही दिशा में प्रेरित किया जाए तो निश्चित रूप से भारत का भविष्य उज्जवल है। मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि सारे दृष्टा कह गए, आप चाहे सूरदास को देखो, चाहे आप नस्ट्राडामस को देखिए, चाहे आप महर्षि अरविंद को देखिए, चाहे विवेकानंद को देखिए, जो कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि मेरे जाने के 100 साल बाद भारतवर्ष में मेरे जैसे सैकड़ों विवेकानंद दिखाई देंगे। मुझे माता के मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही हैं, ज्ञान के देवता का रथ निकल रहा है, भारत एक बार फिर से जाग रहा है और देश का, विश्व का, यह देश विश्व का, सृष्टि का मुकुटमणि बनने जा रहा है। मित्रों, एक बार विचार करो, एक बार चिंतन करो कि इस चीज को हमको आगे बढ़ाना है, इस चीज को आगे बढ़ाना है। इसलिए यौवन को आवाहन किया जा रहा है, ललकारा जा रहा है। आपने गीत सुना, इस गीत के माध्यम से ललकार दी जा रही है कि आप जगो, नौजवानों जगो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो, जमाना बदल जाएगा। दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो आप। और मित्रों, जब भी भारतवर्ष से कोई यौवन खड़ा हुआ है वो सारी दुनिया को बदल के रखा है। ये हमारी परंपरा है।